हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज ये वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर रहने वाला है एरोमेटिसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं चैप्टर आपको कराऊंगी ये मैंने डायस आर के सिंह सर से कोचिंग करी हुई है एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एरोमेटिसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ना इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है, किस कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी क्या होती है एंड ये किस टाइप के कंपाउंड्स पे अप्लाई होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। सेकेंड होता है नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। एंड थर्ड होता है नॉन एरोमेटिक। ये 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं एरोमेटिसिटी को हमें अगर निकालना है तो सबसे पहला, एरोमेटिक की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहला तो वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब जैसे ये एक रिंग है, एक रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग अगर हम बना रहे हैं तो इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं और एक साइक्लिक रिंग है, तो ये हमारा साइक्लिक होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए भी यहाँ पे साइक्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आया नॉन एरोमेटिक के लिए। नॉन एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है प्लेनर की। सो ये प्लेनर क्या होता है? प्लेनर का मतलब कि अगर वो कंपाउंड अगर हमारे उस प्लेन में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो ये कार्बन है एंड ये एक प्लेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 कंपाउंड्स यहाँ पर अटैच्ड हैं जो कि आउट ऑफ प्लेन है। ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये हमारे प्लेन में है, तो इनको बोलेंगे प्लेन के अंदर ही प्रेजेंट है। एंड ऊपर के जो कंपाउंड्स हैं वो प्लेन के बाहर है, तो उसको नॉन प्लेनर बोलेंगे। तो ये इस कंडीशन में, जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन में, जो कार्बन का जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो sp2 आना चाहिए, तभी तो वो प्लेनर कहलाया जाएगा। अगर sp3 है तो मतलब वो प्लेन में नहीं है, वो आउट ऑफ प्लेन है। sp2 है अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो मतलब ये हमारे प्लेन के अंदर है, तो ये से बोलेंगे हम लोग प्लेनर। तो प्लेनर होने के लिए हमें sp2 होने की ज़रूरत है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको। तो आपको प्लेनर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जब एंटी एरोमेटिसिटी की अब हम देख रहे हैं बात, तो एंटी एरोमेटिसिटी में भी हमें प्लेनर की ज़रूरत होती है। देखो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है, एक रूल फॉलो होता है, हकल्स रूल। इसको मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिसिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है बस। तो एंटी एरोमेटिक में भी हमें प्लेनर की ज़रूरत है, मतलब कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको sp2 होना पड़ेगा। बट अब रही बात नॉन एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक में हमें प्लेनर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप नॉन प्लेनर भी हो सकते हो। यहाँ पे एक ही मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, कि जो नॉन एरोमेटिक है वो नॉन प्लेनर में भी एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हकल्स रूल। अब देखो ये स्टूडेंट, ये जो हकल रूल है ना, ये क्या है? तो हकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने एक फॉर्मूला लेके आए थे कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो हकल्स रूल का एक फॉर्मूला होता है, इससे याद कर लेना आपको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा n है ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये हमारा इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी को डिनोट करता है, इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, यहाँ पे n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक,
तो ये हमारा एक फॉर्मूला जाता है हकल्स रूल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कराऊंगी, चलो मैं करा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। यहाँ पे n हमारा है कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ही हमारा बात बनेगी। n की वैल्यू मैंने 1 क्यों रखी, देखो इस चीज़ से सीखो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इन पाई बॉन्ड्स की वजह से हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए एंड 2 इधर हो गए। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें 6 लानी है कैसे भी करके। अब 6 कब आ सकता है, जब यहाँ n की वैल्यू हमारी 1 हो, तभी 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमें लाना कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही तो लेके आना था, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की ही वैल्यू जोड़नी है, ठीक है। अगर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया हमारा, मतलब अगर हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के केस में आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारा एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मतलब ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू आपको 0 पुट करो, 1 पुट करो या 2 पुट करो, कुछ भी पुट करो, बस इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मान लो n की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करी थी, यहाँ n की वैल्यू 0 पुट कर लें एंड यहाँ अब हम n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 पुट करेंगे तो 4 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा। तो अगर इस टाइप की वैल्यूज़ आ रही हैं तो मतलब वो हमारा एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला है वो कंपाउंड। तो ये वैल्यूज़ अगर आप पुट करो और इस तरीके से अगर आपको आ रहा है, वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो एरोमेटिसिटी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखो एरोमेटिसिटी थोड़ा सा इजी चैप्टर है एंड ये कंपलसरी चैप्टर है, आपको आते ही आता है, ठीक है। एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड करना है, किस तरीके से फॉर्मेट होता है हमारा केमिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ आप डिटेल में बता देना। तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो रहने वाली, कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कंपलसरी में करने होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंपलसरी में नहीं करने होते हैं, आपके पास चॉइस होती है। तो उस चीज़ के बेसिस पे मैं आपको 5-10 मिनट का वीडियो बना के बताऊंगी। सो आई होप को एरोमेटिक क्या होता है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एंटी एरोमेटिक के लिए आपको यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला लगता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी n हमारा 1 हो सकता है, यहाँ पे n हमारा 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर हमारा n = 0 पुट कर देंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लेंगे तो फिर भी यहाँ पे 2 तो आना ही वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम n 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू आ गई 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर एग्जांपल आपको एंटी एरोमेटिसिटी बतानी है। फॉर एग्जांपल आप ये एक समझ लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले चेक करो कि एंटी एरोमेटिक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। साइक्लिक है ये, साइक्लिक का आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। प्लेनर है ये sp2। अब यहाँ पे आप sp2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो जो भी कार्बन है हमारे सबके पास ही डबल बॉन्ड है, तो जिसके पास डबल बॉन्ड है तो हर एक कार्बन का sp2 बिहेवियर शो हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं होता तब तो ये दोनों कार्बन हमारे sp3 हो जाते, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है आपको ये समझ में आता होगा, सो मैं इसको बस शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे कार्बन हमारे हो गए sp2, तो मतलब ये sp2 का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ठीक। प्लेनर स्ट्रक्चर। अब हम क्राइटेरिया आते हैं हकल्स रूल पे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हमें एंटी एरोमेटिक प्रॉपर्टी चेक करनी है तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, अगर हमें एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी चेक करनी है तो ये वाला फॉर्मूला पुट अप करेंगे। तो अभी हमें एंटी एरोमेटिसिटी पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये एंड एक ये, टोटल हो गए हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो हमारा तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तभी हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको एंटी एरोमेटिसिटी निकालना आ गया। अगर रैंडमली आपको दे दिया जाए कि इसमें से ये वाला कंपाउंड एंड ये वाला कंपाउंड, इसमें से कौन सा एंटी एरोमेटिक है, देखो कौन सा एरोमेटिक है, चलो एरोमेटिक निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स पता चलना चाहिए कि हम n की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है ताकि वो हमारा फॉर्मूले में वो फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आपको याद आता है कि जो हकल्स रूल है, हकल्स रूल तो हमारा 4n+2, अगर एरोमेटिसिटी हमें निकालनी है, ठीक है, एंटी एरोमेटिसिटी निकाली, हमें एरोमेटिसिटी निकालनी है खाली कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, आपको ये बताना है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में फॉर्मूले में कौन सा वैल्यू पुट हो रही है, जब n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तब यहाँ पे 6 आ रहा है, तब यहाँ n की वैल्यू अगर आप 0 भी पुट करो तो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। हकल्स रूल को, एरोमेटिसिटी का जो फॉर्मूला होता है हकल्स रूल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो ये कंपाउंड फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात अगर हमें एंटी एरोमेटिसिटी निकालनी है, अब एंटी एरोमेटिसिटी निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 6 तो आ नहीं सकता, n की वैल्यू आपको मल्टीपल्स में 4 के मल्टीपल्स में चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे ना तभी हमारा आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन आने वाला है। तो एंटी एरोमेटिक मतलब ये कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है n की वैल्यू 1 पुट करने के बाद, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में और आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है बार बार। मैं ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चंस भर भर के देने वाली हूँ। पूरा ट्यूटोरियल जो है डाइस आर.के. सिंह सर का, मैं वो आपको पूरा कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। अगर अच्छी से प्रिपरेशन करनी है तो कंसिस्टेंट होके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है। अब हम आते हैं नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर में। देखो नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर में इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है, 4n वाला क्राइटेरिया या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्राइटेरिया, मतलब एरोमेटिक वाला और एंटी एरोमेटिक वाला कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक के लिए बस एक ही कंडीशन है कि अगर वो प्लेनर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, अगर वो प्लेनर है तो वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। साइक्लिक तो तीनों के लिए सेम होने वाला है। ठीक है, अगर वो प्लेनर नहीं है तभी वो नॉन एरोमेटिक क्राइटेरिया शो करेगा। देखो अब हमने समझ लिया है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है एंड किस तरीके से उसको निकालते हैं। हकल्स रूल एक फॉर्मूला होता है जिस तरीके से हेल्प करता है हमें एरोमेटिसिटी कैरेक्टर को बताने में। ठीक, अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कि जो हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर है, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी समझने में इसलिए क्योंकि आपको जब वैल्यू एडिशन करना होगा ना चैप्टर्स उसमें क्वेश्चंस में, तो आपको ये हेल्प करेगा। ठीक, तो एक और चीज़ चलो मैं आपको इसमें बता दूंगी कि प्रॉपर्टीज़ देखो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके फिर से बताने वाली हूँ। साइक्लिक होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए। ठीक है, और हकल्स रूल को फुलफ़िल करना चाहिए जो कि होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक के लिए। एंड फोर्थ क्राइटेरिया है कि एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो ये जो चीज़ें हैं ना आपको अभी समझ में नहीं आएंगी अगर आप नए नए हो, क्योंकि अगर आपको पहले से आपने ऑर्गेनिक पढ़ रखी है तो आपको इतना समझ में आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं एंड उसका सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनका एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हमारे मैकेनिज़्म होती है
जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव चीज़ होती है, ठीक, मतलब पॉजिटिव आयन होता है जो कि ऐड होता जाएगा कंपाउंड्स में। तो ये ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारे रिएक्शन होती है दो टाइप की होती है, एक सब्स्टिट्यूशन होती है और एक एडिशन होती है। तो मैं आपको एग्जांपल से बताने वाली हूँ। बट ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं शो करते, ठीक। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो मैं आपको बस थोड़ा सा रिकैप दे दूँ कि मान लो एक कंपाउंड हमारा है बेंजीन, एंड इस बेंजीन में हम ब्रोमीन एंड CCl4 से रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाए ब्रोमीन से, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारी ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद हमें सिर्फ हाइड्रोजन से रिप्लेस कराना है इसको। सब्स्टिट्यूट का मतलब है रिप्लेसमेंट। तो ये अगर इस टाइप का दे रहा है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा देता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमारा जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, वो देते हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, सॉरी ये आपका एक ही कंपाउंड हो गया, ठीक। यहाँ पे हमने Br2 एंड CCl4 से रिएक्शन कराया तो आपको ये एडिशन मिल गया। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, ये याद रखना, ठीक। अब एडिशन के बाद ये जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो मतलब एक ब्रोमीन यहाँ मिलेगा एंड एक ब्रोमीन आपको यहाँ मिलेगा। देखो इसको डिटेल मत जाना, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ये आपको मैं आगे चल के बता दूँगी जब मैं पढ़ाने वाली हूँ इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो एक तो कंपाउंड देखो हमारा ये बन गया एंड एक कंपाउंड हमारा ये बन गया। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बना है एंड ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बना है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो एरोमेटिक कंपाउंड देने वाले हैं एंड जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स देने वाले हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ठीक। एंड जो हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। ये पॉइंट ऐड कर लेना। अभी नॉन एंटी एरोमेटिक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कि देखो एरोमेटिसिटी एक स्पेशल स्टेबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। अब इस स्पेशल स्टेबिलिटी को हम निकालते कैसे हैं, ये स्पेशल स्टेबिलिटी हमारा एक तरीके से निकाली जाती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कैसे निकलती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, देखो कोई भी हीट निकल रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, कुछ भी रिएक्शन हो रहा है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, देखो फिजिकल और केमिकल में चेंज हो रहा है उनके, तभी वो एक एरोमेटिसिटी कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक। अब कैसे भी करके अगर वो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन। तो इस बॉन्ड टूटने में जो भी हमारी हीट रिलीज़ हो रही है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर डिपेंड करेंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होने वाली है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो सिग्मा बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड तो नहीं टूटने वाले हैं इतनी आसानी से, बट जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना वो इजीली टूट जाते हैं क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड से। तो इसीलिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है हमारी वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे डिपेंड करने वाली है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर ज़्यादा हुई,
मतलब वो उतना कम स्टेबल होने वाला है। बॉन्ड टूट रहा है तो अच्छी बात थोड़ी ना है कि बॉन्ड टूटना, तो बॉन्ड टूट रहा है मतलब वो कम स्टेबल है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, मतलब उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होने वाली है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। सो आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, ठीक। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ कि मान लो एक ही ये कंपाउंड है हमारा, ए साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। ये ए साइक्लिक कंपाउंड अगर इसका हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं ना, ये टूटने वाले हैं, ठीक। 3 बॉन्ड है तो इसलिए 3 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अब ये बॉन्ड टूटने के बाद ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है। अब इसकी हीट क्या होने वाली है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी जो आती है -80.1 किलो कैल पर मोल, ठीक। ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर सिमिलरली अगर हम इसी के जो काउंटर पार्ट है, मतलब इसके साइक्लिक काउंटर पार्ट, यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसको हम साइक्लिक में कन्वर्ट कर लें तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा बेंजीन। इसमें भी हम 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है वो उड़ गए हमारे, ठीक है। एंड इसका अब जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आया है वो आया है -49 किलो कैल पर मोल। ये हमारा इसका हाइड्रोजनेशन आया है, मतलब कि ये ज़्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारी कम हुई, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, मोर स्टेबल हुआ। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो देखो सेम है, तो एक क्राइटेरिया तो हमारा सेम सेम हो गया, इसको तो निगलेक्ट करो। बट अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखो, यहाँ पे ये ज़्यादा आ रही है, मतलब ये कम स्टेबल हुआ, ये कम आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा उस स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये हमने देख लिया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये ए साइक्लिक पार्ट है एंड इसी का सेम साइक्लिक काउंटर पार्ट है ये, इसी को ही सेम हमने उसी से आप तभी मेजर कर पाओगे ना जब साइक्लिक और एसाइक्लिक में देखोगे, ठीक है। साइक्लिक होने के बाद जो कंपाउंड्स होते हैं ना थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं। अब आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हम डिनोट करेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस शॉर्टकट से, ठीक है। कभी मैं ये RSE लिख रही हूँ तो समझ लेना कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। तो देखो, कंपाउंड अगर हक्कस के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर दिया है, मतलब 4n+2 को अगर फुलफ़िल कर दिया है तो मतलब कंपाउंड हमारा एरोमेटिक प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो, एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया हमारा फुलफ़िल हो गया है, ठीक। पर अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में देखें हम, तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी मॉडरेरियम में, क्योंकि स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन की देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो बेंजीन की अप्रॉक्सीमेटली 36 किलो कैल पर मोल है, ये याद करना है टर्म्स, ठीक है। ये बेंजीन की है, बेंजीन मतलब ये, तो इसकी 36 किलो कैल है, ये रट लो, ठीक है। ये अगर लिख लोगे कहीं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से लगेगा कि हाँ ये बहुत वेल रेड इंसान है, ठीक। ये एक फैक्चुअल चीज़ है जो आपको याद करनी है। तो ये तो एक क्राइटेरिया हमारा हो गया बेंजीन का। बट अगर किसी भी कंपाउंड को अगर वो एरोमेटिक है तो उसकी जो रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना, मॉड ले रही हूँ मैं क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए मॉड ले रही हूँ, ठीक। उसकी जो रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो या तो बराबर हो या तो ज़्यादा हो 16 किलो कैल पर मोल से, ये भी याद करना है। अगर ये क्राइटेरिया शो हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा हो रही है 16 से या फिर बराबर भी है तो मतलब वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है।
तो एरोमेटिसिटी के लिए दो हमारा क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब देखा जाए तो, जो मैंने पढ़ाया है अभी आपको। पहला तो हमारा हो गया हकल्स रूल, मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंड सेकंड हो गया, एक तो हकल रूल, एंड सेकंड हो गया हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि इसका मॉड लेके, मॉड मत भूलना क्योंकि हम नेगेटिव में निकालते हैं कोई भी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, तो 16 किलो कैल मोल से ज़्यादा। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। तो एरोमेटिसिटी निकालने के लिए आपके पास दो क्राइटेरिया ऑलरेडी हैं आपके पास, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया हो। ये देखो थोड़ी सी मुझे लग रहा है लंबी वीडियो जा रही है क्योंकि मैं सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी, बट आपको थोड़ा सा समझना तो ज़रूरी है। जैसे जैसे बढ़ोगे तो वरना फिर ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाएगा। इतना चैप्टर लंबा खींचने का नहीं है क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, स्टार्टिंग यहीं से हो रही है इसलिए बहुत ईजी चैप्टर है, और एंड भी आपका इसी चैप्टर से होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ोगे, उसमें भी एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टीज़ का रोल है, ठीक है। तो एंड आपका एक पूरा सर्कल बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पढ़ लिया। अब एक आपको पता होगा कि पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन, एक टर्म आपने सुना होगा पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन, और या फिर इसको एक और तरीके से जाना जाता है एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाना चाहती हूँ कि देखो बेंजीन की जो हमारी, ये बेंजीन की जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी थी हमारी, वो अप्रॉक्सीमेटली 36 आई है, ठीक है। अब नैप्थलीन क्या होता है, ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट हो गया हमारा नैप्थलीन। नैप्थलीन इस तरीके से लिखते हैं, अब आपको डायग्राम सबको पता होगा कि किस तरीके से लिखते हैं नैप्थलीन। अब नैप्थलीन में क्या ही डिफरेंस है, बेंजीन और नैप्थलीन में डिफरेंस क्या है, एक बेंजीन रिंग का डिफरेंस है बस खाली। बेंजीन में एक रिंग जोड़ दो तो नैप्थलीन बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब जिस तरीके से देखा जाए तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक बेंजीन रिंग की 36 है तो नैप्थलीन की 72 होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बट ऐसा नहीं आया है। हमें जो ऑब्जर्व हुआ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखो ये होनी चाहिए, बट हमें जो एक्चुअल वैल्यू जो हमें ऑब्जर्व हुई है ना, वो हमारी आई है -61 किलो कैल पर मोल, -61 आई है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं किसी वजह से तो हुआ है, वरना आनी तो हमारी 72 चाहिए। जब सिंगल बेंजीन रिंग की 36 आई तो डबल बेंजीन रिंग की 72 आनी चाहिए। बट अब ये जो जंप हुआ है हमारा, ये जो डिक्लाइन हुआ है हमारा 72 से 61 में, चलो यहाँ पे 61 मान लो क्योंकि हम इस मॉड में ले रहे हैं, ठीक है। तो 61 में ये जंप हुआ है, कुछ तो कारण रहा होगा कि ये डिक्रीज़ क्यों हुई है एरोमेटिसिटी। तो देखो अगर हम नैप्थलीन का पूरा डायग्राम बनाएं एंड इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बनाएं, एंड इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बनाएं तो आपको पता है कि जो रेजोनेंस है वो कैसे होता है, इस तरीके से रेजोनेंस होता है। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसको एक वीडियो लेके आपको समझा दूंगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया पहला, एंड सेकंड आप इसमें इसको इंटरचेंज कर दोगे, ये इस तरीके से रहने वाला है। एंड थर्ड अब इसमें रिंग हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिड बनेगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, इसमें देखो क्या ही मिल रहा है आपको, ये जो हमारा, इसको मैं इसे डिनोट करती हूँ, ये जो हमारा बॉन्ड है ये दोनों रिंग में शेयर हो रहा है, ठीक है। ये इस रिंग में भी देखो शेयर हो रहा है, ये इस रिंग में भी प्रेजेंट है। अब रेजोनेंस के बाद करेंगे तो इस रिंग में भी प्रेजेंट है, मतलब ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है ये इन दोनों रिंग में प्रेजेंट हो रहा है, ये शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो इस शेयर की वजह से ही ये जो हमारी एरोमेटिसिटी है, जो स्टेबिलिटी एनर्जी है हमारी, इस शेयर की वजह से एरोमेटिसिटी हमारी कम हुई है। हमारा जो कॉन्टिन्यूटी थी पूरे
पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में वो कॉन्टिन्यूटी नहीं आ पाई है। ठीक है, इस कॉन्टिन्यूटी को लॉस हो रही है, जो कॉन्टिन्यूटी, इस लॉस की वजह से ही हमारा जो एरोमेटिक कैरेक्टर है ना वो कम हो गया है। तो एक ये क्राइटेरिया हो गया हमारा कि एरोमेटिसिटी क्यों कम हुई है। एक तो हो गया हमारा कि लॉस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स हमारे, इसमें कॉन्टिन्यूटी का लॉस हो रहा है। यहाँ तो सिंपली हम इस तरीके से कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कर लिया, फिर अब यहाँ पे इस तरीके से हमें लाना पड़ा इसका, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के इस स्ट्रक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी का लॉस हो रहा है। यहाँ होना चाहिए बट इधर आ रहा है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया हमारा हो गया कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है, इसलिए एरोमेटिसिटी कम हो रही है। एंड सेकेंड क्राइटेरिया आ रहा हो गया हमारा पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन। पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन, इन दोनों की वजह से एरोमेटिसिटी हमारी जो नैप्थलीन की है ना वो बेंजीन से कम आई है। ठीक है, अब पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन मैंने आपको बताया क्या होता है कि ये जो हमारा जो बॉन्ड है ना ये पार्शियली शेयर कर रहा है दोनों रिंग में, इसीलिए एरोमेटिसिटी कम हो गया है। ठीक, अगर ये पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन बेंजीन रिंग अपना इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ और तरीका अपना रहा है, ठीक है, कहीं और से इलेक्ट्रॉन ला रहा है, कुछ भी कर रहा है इस बॉन्ड को स्टेबल करने में, ठीक, उसको बोलते हैं एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसको डिटेल में बताऊंगी आगे, बट आप इतना समझ लो कि इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए, इस पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन की वजह से एरोमेटिसिटी कम हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो अपना जो स्टेबिलिटी को फिर से वापस लाने के लिए बेंजीन जो कुछ भी तरीका अपना रहा है उसको बोलते हैं एनिलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। देखो इस नैप्थलीन के केस में क्या हो रहा है कि इस रिंग में तो ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है क्योंकि 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे कम कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो एक कॉन्जुगेशन एक रिंग में ज़्यादा हो रहा है, दूसरे रिंग में कम हो रहा है, तो इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारी आ रही है, देखी गई है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से हमारा एरोमेटिसिटी है जो नैप्थलीन की वो डिक्रीज़ हो गई है। तो एक और चीज़ पता चला है हमें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने देखी है कि नैप्थलीन में 2 बॉन्ड लेंथ देखी गई है। देखो सबके सब पाई बॉन्ड है तो सबके सब लेंथ भी बराबर आनी चाहिए ना, बट यहाँ पे 2 बॉन्ड लेंथ देखी गई है। एक बॉन्ड लेंथ हमारी है 1.37 की एंड दूसरी बॉन्ड लेंथ हमारी है 1.44 की। ठीक है, इनमें से एक तो ये है एंड दूसरे ये सारे के सारे मिलके हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड लेंथ आ रही है, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड तो यहाँ लोचा कर रहा है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। सो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी कि जो डायग्राम हम बनाते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स का, बेंजोइड कैरेक्टर में, नॉन बेंजोइड कैरेक्टर में, एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से निकाला जाता है। एक तो तरीका होता है हमारा हक्कल्स रूल का, उस तरीके से आप निकाल सकते हो एरोमेटिसिटी, एंड दूसरा तरीका होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का। ठीक, इसमें क्या क्या वैल्यू आपको मिल रही है आप उस तरीके से निकाल सकते हो कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़।